हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज फिर से मेरा स्वागत है आप मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 3, जो हमारे हेयर के बारे में है। जो हमारे स्किन पर हेयर अनवांटेड हेयर्स होते हैं, उनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। जो लड़कियां स्टेट से आईटीआई कर रही हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड से आईटीआई करने वाली लड़कियां इस वीडियो से अपना नोट्स भी बना सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 है टेम्परेरी रिमूवल ऑफ सुपरफिशियल हेयर्स, यानी कि जो हमारा हेयर ग्रोथ साइकिल होता है, उनको किस लिए हम लोग रिमूव करते हैं, या फिर उसमें जो जो प्रोडक्ट नॉलेज है, प्रोसीजर क्या है, ट्वीजिंग मेथड, वैक्सिंग मेथड, थ्रेडिंग मेथड और प्रोडक्ट नॉलेज, क्लाइंट कंसल्टेशन, इन सब के बारे में आज हम में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर्स के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या होता है? यानी कि अवांछित बाल, यानी कि उन बालों को कहा जाता है जो मनुष्य के हाथ, पैर, चेहरे आदि को त्वचा पर पाए जाते हैं। जो हमारे स्किन पर हेयर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं हाथों, पैरों पर, शरीर पर, उनको क्या बोलते हैं? वांछित, अनवांटेड हेयर्स बोलते हैं। मनुष्य के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि सामान्यतः त्वचा के रंग से मेल खाते हैं। ये बाल देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। पुराने समय में अवांछित बालों को हटाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले तरीके दर्दनाक एवं त्वचा के नुकसान पहुंचाने वाले होते थे। इसके बाद त्वचा संबंधित नुकसान संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते थे। इस क्षेत्र में आजकल बाजार में विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो सरलता से शरीर से अनवांटेड हेयर्स को निकालने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं अनवांटेड बालों को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली ये विधियां सरल होने के साथ साथ त्वचा को नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं, तथा वुमेन्स को सुंदरता की बढ़ाने में भी मदद करती है। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे, हमारा है हेयर ग्रोथ साइकिल। हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होता है? हेयर ग्रोथ साइकिल, इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके आधार पर ही बालों के विकास की जो पूरी प्रक्रिया को समझकर ही आप अपने कार्य को इजी बना सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं फॉलिकल्स की, यानी कि रोम। जो हमारे रुए होते हैं बालों के, छोटे छोटे जो बाल होते हैं, उनको फॉलिकल्स कहा जाता है। फॉलिकल्स में त्वचा के नीचे बाल उगते हैं। बाल रक्त वाहिकाओं द्वारा विकसित होते हैं। ये रक्त मतलब ब्लड सेल्स बालों को पोषण प्रदान करती हैं। बालों के विकास चक्र की 4 चरणों में समझाया जाता है, यानी कि इसके जो है 4 स्टेप्स होते हैं, जिनमें ये बाल जो हमारे उगते हैं और खत्म हो जाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक बाल 4 चरणों से होकर गुजरता है, यानी कि एक बाल जब हमारा ग्रो करता है तो वो 4 स्टेप से होकर निकलता ही है। अब वो 4 स्टेप्स कौन से हैं? वो है एनाजेन, केटाजेन, टेलाजेन एंड एक्सोजेन। ये हमारे 4 जो है चरण है, स्टेप्स हैं। हर एक बाल इन चारों चरण में से होकर निकलता ही है। हर बाल किसी भी समय विकास चक्र के एक अलग अलग चरण में हो सकता है। कभी कभी एनाजेन चरण की लंबाई कम हो जाती है, इसीलिए प्रत्येक चक्र के बाद बाल कमजोर और पतले हो सकते हैं। यही कारण है कि स्वस्थ बाल सुनिश्चित करने के लिए आपके आहार में महत्वपूर्ण पोषण तत्व होने चाहिए। यानी कि आपको अगर अपने बालों को हेल्दी रखना है, ग्रोथ अच्छी रखनी है और मुलायम रखना है, तो उनके लिए आपके जो है उनमें बहुत अच्छा आपका जो पोषण है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं एनाजेन की। एनाजेन कौन सी सबसे पहली प्रक्रिया होती है? इसमें बालों का वृद्धि वाला चरण, यानी ग्रोइंग फेज भी कहा जाता है। बालों के बढ़ने का स्टेप 2 से 7 साल तक रहता है, जिससे हमारे बालों की लंबाई निर्धारित होती है। अब इसके बाद बात करते हैं केटाजेन की। केटाजेन यह संक्रमणकालिक अवस्था वाला चरण होता है, जो लगभग 10 दिनों तक चलता रहता है। ये एनाजेन के बाद वाला चरण है, यानी हमारा ये सेकंड स्टेप है। इस स्टेप के दौरान बाल खूब सिकुड़ते हैं, यानी कि जो बाल वाला जो एरिया होता है वो सिकुड़ जाता है और त्वचीय पेपिला से अलग हो जाती है। यानी जो हमारी स्किन होती है वो पेपिला जो भाग होता है वहां से अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फेज को देखिए, इसमें अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो एनाजेन की बात करते हैं, तो एनाजेन हमारा ये वाला डायग्राम है। इसके बाद केटाजेन में ट्रांजिशन फेज होता है, पेपिला से यहाँ से ये अलग हो जाता है। अलग होने के बाद टेलोजोन में पहुंचने के बाद हमारा इस तरीके से कुछ ऊपर की तरफ आ जाता है। उसके बाद रिटर्न ऑफ एनाजेन में हमारा लास्ट एक्सोजोन जो होता है, उसमें हमारा जो बाल है वो टूटकर गिर जाता है। तो अब बात करते हैं टेलोजोन की। टेलोजोन क्या है? टेलोजोन में विश्राम या स्थिर चरण कहा जाता है, यानी कि ये रिलैक्स पॉइंट होता है, रिलैक्स स्टेप होता है, जो लगभग 3 महीनों तक रहता है। यानी कि आपका अगर एक बाल कोई ग्रो किया है
और वो सेटाजेन से अलग हो गया है, तो वो 3 महीने तक आपके बालों में जुड़ा रहेगा, आपके स्कैल्प से जुड़ा रहेगा। मनुष्य के सर पर लगभग 10 से 15% नए बाल इस चरण में आते हैं। यानी कि अगर आपका ग्रोथ होती है बालों की, तो वो कौन से उसमें होती है? टेलोज़ोन में होती है। जबकि 85 से 90% पुराने बाल विश्राम अवस्था में होते हैं, यानी कि रेस्ट फेज में होते हैं। एक्सोज़ोन में बात करते हैं, इस स्टेप्स में नए बालों का चरण होता है, यानी कि नए बाल उगते हैं। यह विरामावस्था चरण का ही एक भाग है। यह पुराने बाल झड़ते हैं। यहाँ पर जो होते हैं, हमारे जो पुराने बाल होते हैं, यानी कि जिनका जो स्टेप्स है वो खत्म हो जाता है, पुराने हो जाते हैं, तो वो बाल हमारे झड़ जाते हैं और नए बाल बढ़ते रहते हैं। प्रति लगभग 50 से 150 बाल हमारे झड़ सकते हैं। बालों का इतनी मात्रा में झड़ना सामान्य माना जाता है। अगर आपके इससे ज़्यादा बाल झड़ते हैं, तो आप हमेशा एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट या आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। 50 से 150 बाल झड़ना सामान्य माना जाता है, ठीक है? यदि बाल बहुत जल्दी विश्राम करने के चरण अथवा टेलिज़ोन में प्रवेश करते हैं, तो बालों में पतलेपन एवं अतिरिक्त झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है। अब इसके बाद बात करते हैं अनवांटेड हेयर्स, यानी कि सुपरफ्लॉस हेयर्स को हटाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, पर्पस क्या है? अतिरिक्त बाल या अवांछित बालों का तकनीकी नाम हाइपरटिचोसिस है। महिलाओं के शरीर के विभिन्न भागों, चेहरों, जैसे कि ऊपर होठ, ठुड्डी के आसपास, स्तनों, पीठ एवं पेट पर अवांछित बालों का बढ़ावा देखा जा सकता है। इन बालों की वृद्धि प्रत्येक शरीर में अलग-अलग देखी जाती है। ये सुपरफ्लूस हेयर्स हमारे सौंदर्य को कम कर देते हैं, इसलिए इन्हें हटाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। सुपरफ्लूस हेयर्स को हटाने के पीछे छिपे उद्देश्यों से पूर्व उनके उगने के कारणों को जानना अनिवार्य है कि हमारे जो सुपरफ्लूस हेयर्स होते हैं, ये क्यों उगते हैं, ठीक है? मनुष्य के शरीर में उपस्थित हार्मोन्स को ज़्यादा सक्रिय हो जाने के कारण शरीर पर रोए अधिक हो जाते हैं। आनुवांशिकता के कारण भी व्यक्ति के शरीर पर अनचाहे बाल हो जाते हैं। कभी-कभी हेयर रिमूविंग का गलत तरीका अपनाने की वजह से भी बाल अधिक उगने लगते हैं। अधिक दवाइयों का सेवन, शरीर की सफाई ना रखना, कभी-कभी हेयर रिमूविंग का गलत तरीका अपनाने की वजह से भी हमारे जो सुपरफ्लॉस होते हैं, वो अधिक मात्रा में उगने लगते हैं। अब बात करते हैं अवांछित बालों को हटाने के उद्देश्य, यानी सुपरफ्लॉस हेयर्स को हटाने की सुंदरता में वृद्धि, यानी कि आपकी जो ब्यूटीनेस है उसमें बढ़ोतरी होती है। शरीर को साफ रखना, विभिन्न प्रकार की त्वचा संबंधित रोग समस्याएं ना हो, इसके लिए हम लोग इन बालों को हटा सकते हैं। व्यक्ति के प्रोपोर्शन की आवश्यकता की पूर्ति, गर्मी में पसीने की बदबू से छुटकारा पाने हेतु, क्योंकि गर्मियों में जिनको पसीना आता है उसमें अगर सुपरफ्लॉस हेयर्स नहीं होते हैं तो पसीने की बदबू कम हो जाती है। अब बात करते हैं सुपरफ्लॉस हेयर्स रिमूविंग मेथड कि इनको किस तरीके से आप हटा सकते हैं। इसके अंदर हमारी 2 तरीके की विधियाँ आती हैं, यानी कि टेम्परेरी मेथड और एपिलेशन मेथड, ठीक है? इस तरीके से दोनों हम लोग मेथड से अपना जो है इनको स्किन पर से हटा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेरी मेथड की, जिससे बालों को कुछ समय के लिए हटाया जा सकता है। इस विधि से बालों की जो वृद्धि है पुनः 2 या 3 दिन बाद ही शुरू हो जाती है। जिन महिलाओं की त्वचा पर बालों की संख्या कम अथवा निम्न होती है, यदि वे इस विधि का प्रयोग बार-बार करें, तो कुछ समय बाद उनके शरीर पर बालों का विकास भी बंद हो जाता है। अब बात करते हैं एपिलेशन विधि की। एपिलेशन विधि क्या होती है? इसे यांत्रिक रूप से प्रत्येक बाल को पकड़ा जाता है तथा फिर से इसे स्किन से बाहर निकाला जाता है। इस विधि में त्वचा के नीचे से अर्थात जड़ से बालों को हटा दिया जाता है, जैसे कि हम लोग आजकल ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं, वो हमारी एपिलेशन विधि में आता है। जब एपिलेशन विधि के अंतर्गत हमारे कुछ मेथड्स हैं वो भी आते हैं, जैसे कौन-कौन से आते हैं देखिए बात करते हैं। ट्विज़िंग आता है, ट्विज़िंग मेथड, मैनुअल ट्विज़र, इलेक्ट्रिक ट्विज़र और ट्विज़िंग मेथड, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं ट्विज़िंग की। मनुष्य के शरीर में उपस्थित रोम छिद्रों से संपूर्ण बाल को निकालने हेतु उपयोग होने वाली विधि ट्विज़िंग मेथड कहलाती है, जिस तरह कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। मैनुअल ट्विज़र और इलेक्ट्रिक ट्विज़िंग प्रक्रिया, ये तीनों समथिंग सेम ही होती हैं। सबसे पहले अपने थ्रेडिंग के आसपास की त्वचा को एक गीले कपड़े से साफ करें ताकि आपके बाल नर्म हो जाएं, ठीक है? कैसे हम लोग ट्विजिंग ये चारों जो प्रक्रिया है उनको इस्तेमाल करेंगे तो उसी हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपने थ्रेडिंग के आसपास की त्वचा को एक गीले कपड़े से साफ करें ताकि आपके बाल नर्म हो जाएं। जिन बालों को निकालना है उन्हें अलग कर लें और प्लग करते समय स्किन को टाइट रखें। जब भी आप अपने स्किन पर निकाल रहे हो तो क्या करना है आपको? अपने स्किन को टाइट रखना है।
हेयर ग्रोथ की दिशा में एक बाल को प्लग करें। ध्यान रहे बाल खींचते समय बहुत जोर ना लगाएं, ना ज्यादा धीरे खींचे। ठीक है, आपको प्लगिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है, ज्यादा जोर नहीं लगाना है और ज्यादा धीरे भी नहीं खींचना है, इससे दर्द की समस्या हो सकती है। इस विधि से थोड़ा दर्द हो सकता है, उस जगह पर आइस क्यूब लगा लें। अब इसके बाद आता है सेकंड, हमारा ऑप्शन आता है वैक्सिंग विधि। वैक्सिंग विधि होती है हमारी मैनुअल टेजर, ये समझ लीजिए। मनुष्य शरीर पर अधिक मात्रा में बालों को हटाने के उद्देश्य से वैक्सिंग की विधि को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत पारंपरिक कठोर वैक्स और सामान्य सॉफ्ट वैक्स विधियां आती हैं। पारंपरिक कठोर वैक्स की बात करें तो इसमें गर्म की गई वैक्स को स्किन पर लगाते हैं और उसको सुखाकर कठोर होने देते हैं। इसके बाद उसे उंगलियों की मदद से खींचकर हटा देते हैं। यह वैक्स त्वचा पर नहीं चिपकती है, ये केवल बालों पर ही चिपकती है, इसलिए ये सेंसिटिव त्वचा वाले लोगों पर भी प्रयोग की जा सकती है। यह बालों की गहराई से हटाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, कठोर वैक्स हमारी किस तरीके से की जाती है ये आपने देख लिया, पढ़ लिया। अब इसके बाद बात करते हैं सामान्य नॉर्मल कॉमन सॉफ्ट वैक्स। इस विधि में वैक्स की स्ट्रिप्स को स्पैचुला की सहायता से स्किन पर फैलाया जाता है। इसके बाद पेपर स्ट्रिप्स को उसके ऊपर रखकर शीघ्रता से खींच लिया जाता है। यह हार्ड वैक्स की तरह नहीं होती, यह कठोर वैक्स से तीव्र भी होती है। वैक्सिंग के द्वारा 2 से 8 हफ्तों तक स्किन पर दिखाई नहीं देते हैं। अब बात करते हैं वैक्स कितने प्रकार की होती है। वैक्स हमारी 2 प्रकार की होती है, हॉट वैक्स और कोल्ड वैक्स। तो वैक्स के बारे में बात करते हैं। हॉट वैक्स क्या होती है? यह मूल रूप से पैराफिन वैक्स होती है। इसे सीधे हीटर पर गर्म किया जाता है और बालों के विकास की दिशा में वुडन स्पैचुला से लगाया जाता है। इससे स्ट्रिप्स का उपयोग भी नहीं होता। इस वैक्स को मोटी परतों में लगाया जाता है, जिसे बालों के विपरीत दिशा में खींचने पर आसानी से वैक्स आमतौर पर ऊपरी होठ, बाहें, ठुड्डी आदि से बालों को हटाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। यानी कि आप अपने अपने फेस पर जो भी हेयर्स होते हैं उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं हॉट वैक्स की मदद से। अब बात करते हैं कोल्ड वैक्स के बारे में। ये वैक्स अर्ध ठोस रूप में आती है। ये चीनी, साइट्रिक एसिड, नींबू का रस ये इसे बना होता है। इसे वैक्स को सीधे गर्म किया जाता है। इसे बालों के बढ़ने की दिशा में स्पैचुला की सहायता से लगाया जाता है। इसकी एक पतली लेयर लगाई जाती है, फिर सूती कपड़े या बाजार में मिलने वाली वैक्सिंग स्ट्रिप से हटा दिया जाता है। ये बड़े क्षेत्र से बाल हटाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हाथ, पैर, अंडरआर्म्स, कमर, पेट आदि के बालों को हटाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। वैक्स का उपयोग करते समय निर्माता के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना सुनिश्चित है। यानी कि उस पर जो एक्सप्लेनेशन दी होती है, जो निर्देश उस पे दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, उनको पढ़ना ज़रूरी होता है। यदि ठीक से नियमों का पालन नहीं किया जाता तो वैक्सिंग दर्दनाक होती है। इस तकनीक को पूर्ण करने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपको थोड़ा बहुत इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वैक्स, यानी कि वैक्स करने के लिए आपको कौन-कौन से प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं वैक्स। वैक्स आप इसमें कोई भी कंपनी किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं। हीटर, रुई, नाइफ या स्पैचुला, कोल्ड क्रीम, पाउडर, टॉवल, आफ्टर वैक्सिंग जेल। ठीक है, आपको जब भी आप वैक्स करेंगे तो आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड रहेगी। आप अपने पास इन प्रोडक्ट को हमेशा अपने साथ रखेंगे, तब उसके बाद आप वैक्स स्टार्ट करेंगे। अब बात करते हैं वैक्स करने की प्रक्रिया। वैक्स करने की प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद जो है आज मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करा दूंगी, तो नेक्स्ट मैं आपको वैक्स कैसे करते हैं, प्रक्रिया प्रैक्टिकल कैसे करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो एक बार वैक्स कर लेने के बाद बाल जल्दी नहीं उगते। बार बार वैक्स करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब बाल उगना ही बंद हो जाते हैं। जिस जगह पर वैक्स करना है उस पर सबसे पहले आपको क्या लगाना है? पाउडर लगाना है। पाउडर लगाने के बाद स्पैचुला से गर्म वैक्स उस स्थान पर लगाएं। वैक्स लगाने से पहले ग्राहक से वैक्स चेक करा लें कि वैक्स उसकी त्वचा के अनुसार अधिक गर्म तो नहीं है, या आप इसे खुद भी चेक कर सकते हैं। याद रखें कि वैक्स स्किन पर ज्यादा गर्म ना लगे, वरना उसकी स्किन जो है वो जल सकती है। इसके बाद तुरंत ही वैक्स स्ट्रिप रखें और धीरे धीरे रब करें। अपने हथेलियों से उसे रब करना है। रब करने के बाद उसे एक सिरा पकड़कर बाल की उल्टी दिशा में झटके से खींचना है। नीचे के किनारे से स्ट्रिप्स को पकड़ें और निचले किनारे को स्पॉट दिशा में खींच लें। यदि प्रक्रिया दौरान कहीं कहीं बाल रह जाते हैं तो उस पर पुनः थोड़ी थोड़ी वैक्स लगाकर बाल उतार लें। इस एरिया को एस्ट्रीजेंट वाले कॉटन से साफ करें और कोल्ड क्रीम लगाएं। यानी कि आपके पास एस्ट्रीजेंट लोशन होना चाहिए, या फिर आप कोल्ड क्रीम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साफ करने के बाद कोल्ड क्रीम आपको लगानी है। ठीक है, तो आज का हमारा वैक्सिंग का जो प्रोसेस है, जो थ्योरी है, वो इस पे यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं आप लोगों के लिए वैक्सिंग कैसे करते हैं
प्रैक्टिकल कैसे करना है आपको वो मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आप मेरे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा जो वीडियो है, थ्योरी है वो कैसी लगी। आई होप आप लोगों को मेरा जो वीडियो है पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप मेरे पेज पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल अगली नई वीडियो के साथ।